नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आप लोग हमारे साथ आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में भारत में पुर्तगालियों का आगमन पार्ट 1 आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ लिया है, जिसमें आप लोगों ने ये समझा कि वर्ष 1487 में एक समुद्री मार्ग की खोजकर्ता, एक नाविक जिसका नाम है बार्थोलोमेओ डियाज, ये यहाँ से निकलते हैं और केप ऑफ गुड होप तक पहुँचने के बाद आगे की कोई विशेष जानकारी ना होने के कारण ये वर्ष 1488 में वापस लिस्बन लौट जाते हैं, जो पुर्तगाल की राजधानी है। इसके बाद कौन सा यात्री भारत में आता है, कौन व्यक्ति समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है और आगे की गतिविधियां क्या होती हैं, इन सारे बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सभी बिंदुओं के बारे में आज आप विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, जब बार्थोलोमेओ डियाज वापस चले गए, इसके बाद लगभग 10 वर्षों के बाद वर्ष 1497 में एक पुर्तगाली नाविक, एक पुर्तगाली व्यक्ति समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है, जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये वर्ष 1497 में 4 जहाजी बेड़ों के साथ और प्रिंस हेनरी के द्वारा बनवाए गए नक्शों के आधार पर ये पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप तक आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो गुजराती पायलट है, गुजराती पायलट जिसका नाम है अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक इसके मार्गदर्शन के आधार पर वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट के कालीकट नामक स्थान पर ये पहुंच जाते हैं, कालीकट। और यहाँ पर ये 20 मई वर्ष 1498 में पहुँचते हैं। और जब ये कालीकट पहुँच जाते हैं तो ये जो घटना है, इस घटना ने आधुनिक भारतीय इतिहास को गहरे ढंग से प्रभावित किया। उस समय कालीकट का जो शासक था वो जमोरिन था और जमोरिन ने इनका भरपूर स्वागत किया। और यही वो घटना थी जब भारत और यूरोप आपस में मिल गए और आपस में भिड़ गए। ये वो संकेत था कि अब भारत और यूरोप के बीच व्यापार में बहुत तेजी के साथ वृद्धि होने वाली है। हालांकि व्यापार पहले होता था कुछ स्थल मार्ग और कुछ जल मार्गों के माध्यम से, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था, लेकिन जो यूरोप वासियों का सपना था कि समुद्री मार्ग से व्यापार करेंगे, इनका वो सपना भी पूरा हो गया। ये वास्को डी गामा कुछ समय तक यहाँ पर रुकते हैं और रुकने के बाद ये बहुत सारा सामान, बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारा मसाला लेकर के वापस पुर्तगाल चले जाते हैं, वापस यूरोप चले जाते हैं। और वहाँ पर उस सामान को बेचकर इन्होंने, ये बताया जाता है कि लगभग 60 गुने से भी ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया। और इतने भारी मुनाफे को देखकर जो अन्य पुर्तगाली व्यापारी थे
उनकी भी लालसा जागृत हो गई, उनकी भी इच्छा भारत आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई। हालांकि जो यूरोपीय व्यापारी थे, यूरोपीय लोग थे, इन्होंने भारत में सीधे तौर पर अपने औपनिवेश नहीं बसाए। इन्होंने सबसे पहले जो समुद्री व्यापार है, समुद्री व्यापार, इस पर इन्होंने एकाधिकार करने की कोशिश की। समुद्री शक्ति को इन्होंने विकसित करने का पहले प्रयास किया, अस्त्र शस्त्र बारूद का इंतजाम किया और इसके बाद ये आगे बढ़े। हालांकि इस समुद्री मार्ग की खोज के कारण जो अरब व्यापारी थे, मुस्लिम व्यापारी और जो तुर्की व्यापारी थे, इन सभी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा, एक गहरा धक्का लगा। जो यूरोपवासी थे, इनका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, व्यवसाय करना, इनका ये मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इस मुख्य उद्देश्य के साथ साथ इनके कुछ छिपे हुए उद्देश्य भी थे। जैसे छिपे हुए उद्देश्य क्या थे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, भारतीयों को ईसाईयत में बदलना। दूसरी चीज़, व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ये इनके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। व्यापारिक अड्डों को स्थापित करना और व्यापार पर एकाधिकार कर लेना, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारतीय लोगों को ईसाईयत में बदलने के इनके ये गूढ़ उद्देश्य थे, छिपे हुए उद्देश्य थे। हालांकि जब वास्को डी गामा वापस चला गया, तब जो पुर्तगाल के शासक थे, उन्होंने, एक व्यक्ति है पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, इसे भारत भेजा और इस व्यक्ति को ब्राज़ील का खोजी भी कहते हैं। ब्राज़ील का खोजी, क्योंकि ब्राज़ील की खोज इसने की थी, ब्राज़ील का खोजी। तो पुर्तगाल के शासक ने पेट्रो अल्वारेज कैब्राल को भारत भेजा और ये व्यक्ति 13 जहाज़ों के साथ और लगभग 1200 लोगों के साथ ये भारत में आता है। और जैसे ही ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, तो वहाँ का जो शासक जमोरिन है, उससे वहाँ पर ये कब्जा करने के लिए उससे युद्ध करते हैं, उससे संघर्ष करते हैं, उससे झगड़ा करते हैं। और उसके बचाव में अरब व्यापारी भी आ जाते हैं, जमोरिन के बचाव में। तो ये लोग अरबों से भी संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं, तो इन्होंने जमोरिन से और अरब व्यापारियों से लोहा लिया, युद्ध किया। लेकिन ये लोग पेट्रो अल्वारेज कैब्राल ये जीत नहीं पाए और इनको लगा कि अभी ये संघर्ष करना ठीक नहीं है। और इसलिए इन्होंने क्या किया कि कालीकट को छोड़ दिया। इन्होंने कालीकट से ये चले जाते हैं और ये रहा कालीकट। तो ये कुन्नूर में और कोचीन में, ये रहा कुन्नूर और यहाँ पर है कोचीन। कुन्नूर और कोचीन की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग कुन्नूर चले जाते हैं, कुछ लोग कोचीन चले जाते हैं और वहाँ पर ये लोग अपना व्यापार करने लगते हैं। 1502 ईस्वी में जब वास्को डी गामा पुनः भारत आता है, तब क्या होता है? 1502 में वास्को डी गामा ये जब पुनः भारत आता है, तो इसने अरब व्यापारियों को रास्ते से हटाने का पूरा प्रयास किया।
अरबों के जहाज़ों को लूट लेते थे, अरबों का उत्पीड़न करने लगे। और यहाँ तक कि 1501 में जो पुर्तगाल के राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का अपने आप को मालिक घोषित कर दिया। हालांकि जो पुर्तगाली ये लोग महत्वपूर्ण जो व्यापारिक स्थल होते थे, जो व्यापारिक अड्डे होते थे, उन पर ये कब्जा करना चाहते थे। और इन महत्वपूर्ण व्यापारिक अड्डों, महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों पर कब्जा करके ये लोग अपनी व्यापारिक शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। और जो समुद्री शक्ति है उसको भी ये लोग विकसित करना चाहते थे। और ऐसे जो महत्वपूर्ण जो व्यापारिक अड्डे होते थे, इन्हें फितोरिया कहा जाता था। क्या कहते थे? फितोरिया। अर्थात जो फितोरिया होते थे, ये फितोरिया ऐसे अड्डे होते थे, ऐसे समुद्री अड्डे होते थे तट के किनारे, जहाँ से नौसैनिक को या नौसेना को कह सकते हैं उन्हें सहायता दी जा सके। तो इन अड्डों के माध्यम से नौसेना को सहायता दी जाती थी, नौसैनिक बेड़ों की मदद की जाती थी। तो पुर्तगाली लोग इसी तरीके के अड्डों को विकसित करना चाहते थे, ऐसे ही व्यापारिक अड्डे बनाना चाहते थे, जिससे कि इनकी जो समुद्री शक्ति है वो विकसित हो जाए, मजबूत हो जाए, जिससे कि व्यापार पर इनकी पकड़ हो जाए। और इस प्रकार के जो अड्डे हैं वो अफ्रीका तट पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन वास्को डी गामा ये समझ चुके थे कि इस तरीके के अड्डों को भारत के अंदर विकसित करना, भारत के आसपास विकसित करना, ये कोई छोटा काम नहीं है। हालांकि पुर्तगाली ये जानते थे कि भारत में ऐसे अड्डों को विकसित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जो जमोरिन था, कालीकट का शासक, वो पुर्तगालियों की मंशा से घबराया नहीं। और जो अरब व्यापारी थे, जो अन्य व्यापारी थे, जो मुस्लिम व्यापारी थे, उन्हें जमोरिन ने ये आदेश दिया कि आप लोग इस प्रकार के अड्डों को बिल्कुल भी खाली मत करना, वहाँ से बिल्कुल भी हटना मत। और ये बात जब पुर्तगालियों को पता चली तो ये लोग गोलाबारी करने लगे। हालांकि ये सफल नहीं हुए। तो वर्ष 1503 में ये कोचीन चले जाते हैं। और कोचीन में जाकर के इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। हालांकि पुर्तगालियों के इतिहास में एक नया मोड़ तब आता है जब पुर्तगाली राजा ने एक गवर्नर बनाकर 3 साल के लिए, एक गवर्नर बनाकर 3 वर्षों के लिए एक गवर्नर बनाकर भारत भेजा। तब पुर्तगालियों के इतिहास में काफ़ी बहुत बड़ा एक मोड़ आता है, एक परिवर्तन होता है। और ये जो गवर्नर था, प्रथम गवर्नर जो पुर्तगाल से आया था, इसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये भारत के अंदर पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और इसे कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। वो दिशा निर्देश क्या थे? जो पहला दिशा निर्देश इसको दिया गया था, इससे ये कहा गया कि आप जाकर के भारत के अंदर पुर्तगाली शक्ति को विकसित करो, उसे मजबूत करो। पुर्तगाली शक्ति को बढ़ाना। दूसरी चीज़, जो पुर्तगाली हित हैं उनकी रक्षा करो, यानी पुर्तगाली हितों की रक्षा करना। ये मुख्य इसको ये दिशा निर्देश दिए गए थे। और
इनकी पूर्ति के लिए, इन्हें लागू करने के लिए, इनके बारे में काम करने के लिए इसको पर्याप्त शक्ति दी गई थी। इसके अलावा इससे ये भी कहा गया था कि आप भारत में जाकर के 3 काम और करोगे। वो 3 काम कौन से? एक तो पहला काम कि जो यहाँ फारस की खाड़ी के पास में ही, यहाँ पर फारस की खाड़ी के मुहाने पर यहाँ एक स्थान है हारमुज की जल संधि। हारमुज की जल संधि। यहाँ पर दूसरा स्थान अदन की खाड़ी। तीसरा स्थान यहाँ पर पड़ता है, ये मलेशिया के पास, यहाँ पर है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। इन 3 स्थानों पर कौन कौन से 3 स्थान हुए? एक तो हारमुज जल संधि, अदन की खाड़ी और मलक्का। इन 3 स्थानों पर कब्जा करके यहाँ पर जो अरबों की गतिविधियाँ हैं, जो अन्य लोगों का व्यापार है, उसको एकदम नष्ट कर दो और वहाँ पर अपनी किलेबंदी कर दो। ये इसको दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन इधर वेनिस के व्यापारियों का व्यापार, जो वेनिस के व्यापारी हैं, यहाँ पर इटली में पड़ता है वेनिस, वेनिस के व्यापारियों का व्यापार पुर्तगालियों की वजह से खतरे में था। तो इन व्यापारियों ने क्या किया कि यहाँ पर जो मिस्र पड़ता है, मिस्र से ये कहा कि आप लोग इस लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दो, यहाँ पर किसी भी प्रकार से पुर्तगाली कोई भी जहाज ना आने पाए। लेकिन अल्मीड़ा ये जानता था, जो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा है, ये जानता था कि हम भारत के अंदर तब तक सफल नहीं हो पाएंगे जब तक हमारी समुद्री शक्ति मजबूत नहीं होगी। जब तक समुद्र पर हमारा एकाधिकार नहीं होगा, हम सफल नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए इसने 1509 में मिस्र और अरब और तुर्की की संयुक्त सेनाओं से इसने युद्ध किया, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने। लेकिन ये जीत गया था और इस युद्ध में जो अल्मीड़ा का पुत्र था वो मारा गया। लेकिन अल्मीड़ा का एक जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि हिंद महासागर पर प्रभुत्व कायम करना, या हम कह सकते हैं कि अपना कब्जा करना। और यही जो इसकी नीति थी, हिंद महासागर पर कब्जा करने की जो इसकी नीति थी, इसी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, अर्थात नीले जल की नीति। नीले जल की नीति जिसे कह सकते हो ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात हिंद महासागर में कब्जा करने की इसकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी, जो नीति इसकी थी, नीले जल की नीति थी, वो किस गवर्नर के द्वारा लागू की गई, या उसको किस गवर्नर ने आगे बढ़ाने का काम किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी पर किस गवर्नर ने काम किया था। तो यही वो गवर्नर है फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, जिसने इस नीति पर काम किया था। इसके बाद 1509 में एक दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आता है जिसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। ये 1509 में दूसरे गवर्नर के रूप में भारत में आते हैं। और इनकी जो मजार है, इनकी जो मजार बनी हुई है, इनकी मजार गोवा में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर की मजार गोवा में बनी हुई है, तो फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क की। इनका ये उद्देश्य था, एक इनकी व्यापक नीति थी। क्या नीति थी कि
ये मरने से पहले संपूर्ण भारत में पुर्तगाली सत्ता को, पुर्तगाली प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते थे। हालांकि इनके आने के बाद पुर्तगाली शक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो भी हिंद महासागर के जो प्रवेश द्वार थे उन सभी पर कब्जा किया और उन सभी पर अपने बेस स्थापित किए। लिख लीजिए यहाँ पर। इसकी जो व्यापक नीति थी उसमें इसने सबसे पहले क्या काम किया कि जो हिंद महासागर के जो प्रवेश द्वार थे, प्रवेश द्वार, इन पर इसने अपने बेस स्थापित किए। क्या स्थापित किए? अपने बेस स्थापित किए। और इसके बाद ये नोट कर लिया। इसके बाद इसने दूसरा काम किया। दूसरा काम इसने किया कि कोचीन में दुर्ग बनवाया, एक दुर्ग का निर्माण करवाया। ये हमेशा पूछा जाता है कि कोचीन में जो प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था किसने कराया था? फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो पहला काम इसने किया कि हिंद महासागर के जो प्रवेश द्वार थे उन पर इसने अपने बेस स्थापित किए। कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण कराया और 1509 में मिस्र के जहाज़ों को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। मिस्र के जहाज़ों को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इसने चौथा जो काम किया वो 1510 में किया। क्या काम किया कि जो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को छीन लिया और गोवा को दुर्गीकृत कर दिया। बीजापुर के शासक से आप लोग लिख लीजिए, बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। और उस समय बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह, और गोवा को दुर्गीकृत किया। इसके बाद जो इन्होंने 1511 में जो काम किया, पांचवा काम, ये जो मलक्का जल संधि है यहाँ पर भी इन्होंने कब्जा किया। 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इन्होंने 1515 में इन्होंने क्या किया कि जो फारस की खाड़ी के मुहाने पर, यहाँ पर ये जो हरमुज स्थित है, यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और जो छठवां काम इन्होंने किया वो एक नई विवाह नीति अपनाई। जो इनका छठवां काम था, यहाँ पर लिख लो, जो छठवां काम था वो क्या था? नई विवाह नीति लागू की और सती प्रथा को इन्होंने बंद कराया। क्योंकि जब नई विवाह नीति इन्होंने लागू कर दी तो जो भी हिंदू महिलाएं थीं उनसे पुर्तगालियों के विवाह को अनुमति दे दी कि पुर्तगाली लोग हिंदू जो महिलाएं हैं उनसे विवाह करें। इससे क्या होता था कि ये भारत में स्थायी रूप से अपने आप को या पुर्तगालियों को बसाना चाहता था। इसके अलावा इसने 1518 में संचाओ द्वीप, जो संचाओ द्वीप है ये चीन में पड़ता है, वहाँ पर भी अपनी बस्ती बसाई। तो कहने का तात्पर्य है कि फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क के आने पर भारत के अंदर पुर्तगाली शक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। इसके बाद जो तीसरा व्यक्ति गवर्नर बनकर भारत आता है, वर्ष 1529 की बात है। एक तीसरा व्यक्ति पुर्तगाल से गवर्नर बनकर आता है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। इस व्यक्ति ने सबसे पहले आकर एक महत्वपूर्ण काम किया कि इसने अपनी राजधानी ही परिवर्तित कर दी। अपनी राजधानी या मुख्यालय ये कोचीन से उठा करके गोवा ले गया।
ये 1530 की घटना है कि नीनो डी कोन्हा ने राजधानी को परिवर्तित किया। 1503 में कोचीन से गोवा ले गया। हालांकि जो वहाँ गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, इसने 1534 में पुर्तगालियों से प्रसन्न होकर कहीं न कहीं इसने बसीन क्षेत्र, ये यहाँ पर पड़ता है, बसीन क्षेत्र और दमन दीव, ये क्षेत्र पुर्तगालियों को दे दिए थे और इनसे ये कहा कि आप यहाँ पर अपने किले बना सकते हैं। लेकिन पुर्तगाली तो ये चाहते थे कि उन्हें तो पूरे गुजरात पर कब्जा करना है, पूरे गुजरात पर अपना अधिकार करना है। यहाँ तक पुर्तगाली रुके नहीं, लेकिन जो बहादुर शाह था वो इसके लिए मंजूर नहीं हुआ कि भाई आपको हमने बसीन क्षेत्र दे दिया, दमन दीव आपको दे दिए और आपसे ये कहा कि आप इनको यहाँ पर किले स्थापित कर सकते हैं, इसके बाद भी आप इस तरीके की मंशा रखते हैं, पूरे गुजरात पर आप कब्जा करना चाहते हैं। बहादुर शाह को ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और इसी कारण पुर्तगाली और बहादुर शाह के बीच मनमुटाव शुरू हो गया, दूरियां इनकी बढ़ने लगीं। लेकिन 1537 की बात है कि पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को धोखे से अपने जहाज पर बुलाया और वहां पर इसको मार दिया और इसकी लाश अरब सागर में फेंक दी। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 1534 में द्वीप पर अधिकार हुआ था मुख्य रूप से, और 1559 में दमन पर अधिकार किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ पुर्तगालियों ने हुगली में भी, यहाँ पर हुगली स्थान पड़ता है, हुगली में भी इन्होंने अपनी बस्ती बसाई। कहाँ पर? हुगली में। यहाँ पर लिख लीजिए, पुर्तगालियों ने क्या काम किया कि हुगली में भी अपनी बस्ती बसाई और यहाँ पर बस्ती बसाने के बाद हुगली नदी के जो व्यापार था, हुगली नदी से जो व्यापार होता था उस पर इन्होंने एकाधिकार किया और धीरे धीरे वहाँ पर भी, इस क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी समुद्री शक्ति को विकसित किया और समुद्री शक्ति को मजबूत किया। हुगली नदी के माध्यम से ये पुर्तगाली लूटमार का काम भी किया करते थे। लेकिन बंगाल का जो शासक था जिसका नाम है महमूद शाह, इसने चटगांव और सतगांव ये पुर्तगालियों को दे दिए थे और पुर्तगालियों ने यहाँ भी अपनी बस्तियां बसाईं। हालांकि पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की अन्य भी बस्तियां थीं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मंसूलीपट्टनम, यहाँ पर भी पुर्तगालियों का एक ये व्यापारिक केंद्र था। मंसूलीपट्टनम ये क्या था? व्यापारिक केंद्र। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये क्या है, ये कौन सा स्थान है? मंसूलीपट्टनम। ठीक है, और इसके इधर यहाँ पर पड़ेगा एक स्थान है नागपट्टनम। ये पुर्तगालियों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और ये एक बंदरगाह भी था। क्या था? एक बंदरगाह भी था, बंदरगाह। ठीक है, तो जो मंसूलीपट्टनम था एक व्यापारिक केंद्र था और जो नागपट्टनम था ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था। नागपट्टनम के उत्तर में यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सेंट थोमे। ये पुर्तगालियों की एक बस्ती थी। क्या थी? एक बस्ती के रूप में सेंट थोमे को जाना जाता है, जहाँ पुर्तगाली लोग रहते थे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।